हेलो गाइस। तो हम लोग शुरू करेंगे रेस्पिरेशन क्लास 10 साइंस और डाइजेशन हमने पढ़ लिया है और उम्मीद ये है कि आप लोग पीछे से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछेंगे और उसके लिए शर्माइए नहीं, ठीक है। शादीवादी में नहीं आए आप लोग, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए डिस्कशन जरूरी है। और अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने ह्यूमन में डाइजेशन खत्म कर लिया है 10th लेवल पे और अब हम शुरू करेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बेसिकली मैं कुछ पहले तो बहुत बेसिक चीजें बता देता हूं जो लोगों के दिमाग में गलत आ जाता है। रेस्पिरेशन होता क्या है? ये ब्रीदिंग है, क्लियर। रेस्पिरेशन का एक कहते हैं, इसको एक्सो रेस्पिरेशन भी कह देते हैं, कई बुक्स में लिखा होता है, बट दिस इज नॉट द थिंग। अगर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपसे पूछते तो आप ये नहीं कह सकते इनहेल एंड एक्सलेशन, ये ब्रीदिंग होती है, क्लियर। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में बेटा क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये ऑक्सीजन हमारे मुंह या नाक से होती हुई, ट्रेकिया से होती हुई लंग्स में जाती है। लंग्स से जो ब्लड वेसल्स अटैच्ड हैं, उन ब्लड से वो ऑक्सीजन जाती है सेल में। किसी सेल में क्या लेने जाती है? सेल में याद कीजिए आपने जो भी खाया था वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट सेगमेंट इलियम, वहां पर जो प्रोजेक्शन थे फिंगर लाइक, ठीक है, माइक्रोविली जिसको बोलते हैं, विली जिसको बोलते हैं, वहां से वो फूड निकल करके गया था लिम्फ में गया था, लिम्फ से ब्लड में, ब्लड से वो चला गया था सेल के अंदर। यानी कि सेल के अंदर वो ग्लूकोज है। आपने ऑक्सीजन ली है, ये गई है हमारे पास लंग्स में, लंग्स से एल्विलाई, एल्विलाई के अंदर ही लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर ही एल्विलाई है, और उसके बाद में ब्लड से जाता हुआ ये जाएगा उस सेल को जिसके अंदर ग्लूकोज है, और उस ग्लूकोज को वहां पर ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, उससे हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हमारा काम चलता है। तो दैट इज कॉल्ड कि ग्लूकोज से ऑक्सीजन अटैच होती है और एनर्जी रिलीज करती है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब ये हो गया कि आपके पास ग्लूकोज था, इसमें ऑक्सीजन मिला और ये चेंज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। अब इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, 6 और 6, ठीक है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन ये है, ठीक है, ये रेस्पिरेशन है, ये एनर्जी आपको मिलती है और इस एनर्जी से को एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर भी लिया जाता है। ये हम बाद में डील करेंगे, क्लियर। यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये ब्रीदिंग है। अच्छा बताइए, एनिमल रेस्पिरेशन जब करता है तो कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट कौन सी गैस लेते हैं रेस्पिरेशन में? एग्जैक्टली रॉन्ग, नहीं। समझिए, इस दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है या प्लांट है या कोई छोटा एनिमल है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थस, किसी भी ग्रुप का, सब ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, क्लियर। प्लांट ऐसा नहीं कि रेस्पिरेशन में उन्होंने CO2 ले लिया, नहीं। CO2 वो फोटोसिंथेसिस में लेते हैं, याद कीजिएगा जाकर के। तो फोटोसिंथेसिस में लेते हैं और फोटोसिंथेसिस अगर समझना है तो उसका लिंक मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन में यहां पर दे दिया है, ठीक है। तो ये याद रखते हैं। अब बात करते हैं कि ये होता कैसे, ठीक है। हम में कैसे होता है बाद में बात करेंगे, बट ये सब चीजें चलती है। ये है रेस्पिरेशन की रिएक्शन। अब होता क्या है बेटा कि रेस्पिरेशन दो टाइप का है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नाम से पता लग रहा है ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन, जबकि इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनती है, लगभग 38 ATP तक लगती है।
जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी बनती है। इज फॉर्म्ड लगभग 2 ATP। ठीक है, अब सोचो क्या मुझ में, हम लोगों में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है? उससे एनर्जी बहुत कम बनेगी, हमारा तो काम ही नहीं चलेगा, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। जबकि हमें क्या होता है एरोबिक, तो जनरली हमारे पास कह सकते हैं इसके प्रोडक्ट्स आर, इट प्रोड्यूसेस CO2 और क्या बना था, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, और इसमें क्या बनता है, एल्कोहल। एल्कोहल यानी कि C2H5OH प्रोड्यूसेस एल्कोहल एंड CO2। और ये किसमें होता है, ये बहुत छोटे जो आपके पास पैरासाइट्स होते हैं उसमें होता है, जैसे स्टेप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, इनमें होता है। जबकि ये मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, गाय भैंस घोड़ा गधा ऊंट बकरी बैल जानवर सब में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिए, सपोज कीजिए कि ये आपके पास कोई सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, और यहां से ब्लड गया और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थी, यह ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के यहां आती है। अब क्या होता है, हमारे सेल के अंदर क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज कई स्टेप से गुजरता हुआ चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड आयनाइज होता है तो पायरुवेट आयन बनता है। ठीक है बेटा, अब ये पायरुवेट आयन जो 3 कार्बन का होता है, ये जाता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म में और ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ऑक्सीजन जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इस पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट से ये रिएक्शन करता है और आपको देता है CO2, वाटर और एनर्जी। ठीक है, पूरा एक साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं उसको, तो उसकी वजह से ये एनर्जी बनती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास होता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ये पायरुविक एसिड यहां नहीं जाएगा, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, ये बिना ऑक्सीजन के ही, ऐसे करके निकाल देता हूं। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के ही अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन पूरा साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेप में हो रहा है, एक स्टेप साइटोप्लाज्म में हो रहा है और एक माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है, वहीं पर स्टोर हो जाती है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये बात पढ़ी भी है। अब मैं छोटी सी चीज और बता दूं, ये एनर्जी क्या होता है। देखो बेटा, हमारे जो डेली लाइफ में हमें कहीं भी जाना है, कोई भी चीज सामान खरीदने, तो बिना पैसे के काम नहीं चलता। उसको पैसे दो, आपको सामान देगा। ऐसे ही बॉडी में अगर कोई काम करवाना है तो आपको एक करेंसी चाहिए, उसको हम बोलते हैं ATP। कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करवानी है तो उसमें एनर्जी लगती है। हमारे पास ये जो एनर्जी बनती है बेटा, ये एनर्जी एक मॉलिक्यूल होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसको हम बोलते हैं ADP। ठीक है, ये जो एनर्जी बनती है, इस एनर्जी का यूज करा जाता है। ठीक है, इसमें एनर्जी लगती है और ये एनर्जी यूज करके एक फास्फोरस, इसको हम IP बोलते हैं, जो सिंपल फास्फोरस होता है, ठीक है, उसको IP की बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फास्फोरस। ठीक है, तो ये I इनऑर्गेनिक के लिए लगाया जाता है। सिंपल समझ लीजिए, एक फास्फोरस इसमें और जोड़ना है, इसलिए हमें एनर्जी लगती है और ये चेंज हो जाता है तीसरा, फास्फोरस जुड़ गया, इसको हम बोलते हैं ATP।
एनर्जी जो बनी थी वो हम कहते हैं कि जो एनर्जी बनती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। कैसे हो जाती है? ये जो एनर्जी बनती है वो एडीपी को मिलती है, वो उसमें फास्फोरस जोड़ता है और किसमें चेंज हो जाता है? एटीपी। ये जो बॉन्ड है बेटा, ये आपके पास हाई एनर्जी के बॉन्ड है, इनके टूटने से एनर्जी बनती है। ठीक है, अब क्या होगा? सपोज करो कोई भी सेलुलर प्रोसेस है, उसमें एनर्जी आपको चाहिए। सपोज करो आप याद कीजिए फोटोसिंथेसिस था, उसमें एक डार्क रिएक्शन थी, याद कीजिए, एक लाइट रिएक्शन थी जिसमें एनर्जी बनती थी और डार्क रिएक्शन में यूज होती। वो डार्क रिएक्शन कंप्लीट करवानी है आपको। अब उस डार्क रिएक्शन को अगर कंप्लीट कराना है तो एनर्जी लगेगी। ठीक है, हमें ग्लूकोज को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना है प्लांट की, तो उसमें एनर्जी लगती है। कई सारी केमिकल एक्टिविटीज हैं जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है जिसमें एनर्जी लगती है। तो उस केस में क्या होता है, ये जो एटीपी है ये बॉन्ड तोड़ता है अपना। ये क्या है? एटीपी। अब यहां पर एनर्जी लगी थी जिससे फास्फोरस जुड़ा था, अब ये टूटेगा। ये टूटेगा तो हाई एनर्जी बॉन्ड जो है ये बॉन्ड भी टूट जाता है और ये किस में चेंज हो जाएगा? ये देखिए एडीपी में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटा और क्या निकल गई? एनर्जी निकल गई। और फिर इस एनर्जी का यूज करके बायोलॉजिकल एक्शन हो जाता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं। इस एनर्जी को यूज कर दिया जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन में। और ये किसमें चेंज हो गया? एटीपी से फिर से किसमें चेंज हो गया? एडीपी में। कि अब सर ये एडीपी क्या करेगा? फिर से आप सांस तो ले ही रहे हो, खाना खा ही रहे हो, तो फिर से ये एडीपी जो है वो एटीपी में चेंज हो जाता है। इसीलिए एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये है हमारे पास एटीपी का चक्कर। कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में एनर्जी बनती है वो एडीपी को मिलती है और उसमें फास्फोरस जोड़ दिया जाता है जिससे वो एटीपी में चेंज हो जाता है। अब आपको कभी रिएक्शन की जरूरत पड़ती है तो एटीपी फिर से एडीपी में चेंज हो जाता है, एनर्जी रिलीज करता हुआ। ठीक है, तो ये था हमारे पास एडीपी और एटीपी। एडीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी की है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलो आइए हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने ये चीज सीख ली है। अब और समझते हैं कि चीजें कैसे होती हैं। और समझते हैं, ये तो ह्यूमन में हो गया, बाकी भी एक्टिविटीज हो सकती हैं। जैसे ग्लूकोज है, आपको याद है ग्लूकोज किस में चेंज होता है? पायरुवेट में चेंज होता है या पायरुविक एसिड में। ठीक है, ये काम कहां होता है? साइटोप्लाज्म में, है ना। ये पूरा काम होता है साइटोप्लाज्म। अभी पायरुवेट के साथ क्या है कि अगर इसको ऑक्सीजन मिल गई तो ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, और वहां जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना लेगा। और फिर इस एनर्जी का क्या होता है? एडीपी को मिलती है, वो एटीपी में चेंज हो जाता है, स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब क्या होता है? तब ये साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा और क्या बनाएगा? अल्कोहल, CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, ओके। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उतनी ऑक्सीजन नहीं ले पाते जितनी हमें जरूरत है। कि सर ये क्या बात करते हो? मैं बताता हूं। इतना तो तय है ना बेटा कि रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है जिससे एनर्जी बनती है और एनर्जी आपको काम करती है। सपोज करो आपके पीछे कुत्ता पड़ा और आप भागोगे, जितनी तेज भागोगे उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी और जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उतना ही ऑक्सीजन चाहिए होगा। ठीक है, खाना आपने खा रखा है, इवन चलो नहीं भी खा रखा है तो ग्लूकोज याद कीजिए ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है आपके पास, आप उसको ग्लूकोज में चेंज कर लोगे, यानी खाना तो है बट ज्यादा तेज भागने के लिए ज्यादा एनर्जी, जिसकी तरह से आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब आपके पास मुंह तो यही है ना, आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो, हांफने लग जाते हो भागते भागते। वो हांफता क्यों है आदमी? क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बट ये जो ऑक्सीजन ले रहे हो आप, ये भी अगर सफिशिएंट नहीं है तब, और आप और तेज भाग रहे हो तब, उस केस में सेल को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। मसल्स आपकी ज्यादा काम करती हैं, तो मसल्स में क्या होता है?
मसल्स को उतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिली। अब उस केस में मैं कह सकता हूं इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अगर मिलती है, तो मसल्स में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है हमारे पास लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो ये बनता है आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, मसल्स में स्टोर हो जाता है और आपके दर्द होने लग जाता है, क्रैम्प होने लगता है, भागते भागते पैर दुख गए, क्रैम्प आ गया, उसकी वजह लैक्टिक एसिड का बनना है। और ये लैक्टिक एसिड थोड़ी देर शांति से बैठ जाते हो तो डिसॉल्व हो जाता है और आपका दर्द खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 काम होते हैं। और ये जो स्टेप है पहला वाला, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये तीनों तरह के रेस्पिरेशन में होता है। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक और ये इनसफिशिएंट सप्लाई जब ऑक्सीजन की होती है तब मसल्स में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है, जैसे यीस्ट में होता है ना, राउंड वर्म, टेप वर्म, सब में होता है, तो उसमें यही होता है। ठीक है, हाँ, एक छोटी सी बात और समझा देता हूं कि हम लोग कहते हैं कि 2 इसमें प्रोसेस चलते हैं। प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, प्लांट में 2 प्रोसेस चलते हैं, एक है रेस्पिरेशन और एक है फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली जाती है, CO2 दी जाती है। फोटोसिंथेसिस में उल्टा होता है, CO2 ली जाती है और ऑक्सीजन दी जाती है। प्लांट में दोनों प्रोसेस चलते हैं, समझना। दिन में क्या होता है, अगर प्लांट है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, इससे करता है वो रेस्पिरेशन और कौन सी गैस निकालता है, CO2। इस CO2 को प्लांट यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में और कौन सी गैस निकालता है, ऑक्सीजन। दिन के टाइम पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन से। इसका मतलब ये हो गया कि ये ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा है, बोलो, इसी हम कहते हैं पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। क्लियर हो गया कि सर नाइट में तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बिल्कुल सही बात है। नाइट में क्या होता है, अब समझो रेस्पिरेशन हो ही रहा है, मर तो नहीं गया है प्लांट, ऑक्सीजन आएगी और CO2 दी जाएगी, फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, है ना। नहीं, फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होता है क्योंकि आपको याद है कि लाइट के प्रेजेंस में होता है। अब यहां फोटोसिंथेसिस तो हुआ ही नहीं, इसीलिए ये CO2 बाहर निकल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि रात में प्लांट्स जो हैं वो CO2 देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज समझिए, तीसरी चीज, इसी के नीचे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप नीचे लिखना। एक और चीज आती है कंपनसेशन पॉइंट। ये क्या है बेटा, ये सिचुएशन है कब, मॉर्निंग की और इवनिंग की भी। मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है, लाइट उतनी ज्यादा तेज नहीं होती है, इसलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा नहीं होता है। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों बराबर हो जाते हैं। इसमें क्या हो गया कि जो ऑक्सीजन ली है रेस्पिरेशन में और जो CO2 बनी है वो CO2 फोटोसिंथेसिस में ले करके ऑक्सीजन दे दिया जाता है। मतलब जितनी ऑक्सीजन अगर ली है उतनी ही ऑक्सीजन मिल गई, तो फोटोसिंथेसिस ने रेस्पिरेशन के साथ कंपनसेट कर लिया और इस सिचुएशन को बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, बट दिन में क्या होता है, दिन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा है इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ठीक है, रात में ये होता ही नहीं है तो CO2 छोड़ी जाती है। बट इसी तरह से गलत दिमाग में आ जाता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में CO2 लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए ह्यूमन में समझते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
और सबसे पहले हम बनाएंगे वही चचा हमारे। तो चचा की शक्ल आपको याद होगी, एक मोमेंट फिर से बना देता हूं। ओके, ये हमारे चचा हैं। आपको इसमें कुछ बातें याद ही हैं कि ये आपके पास नेजल चैम्बर्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं, यहाँ पे हेयर होती है, म्यूकस होती है। तो यहां मैंने लिख दिया है नेजल हेयर्स, ठीक है। अब ये नेजल हेयर और म्यूकस, इसमें क्या होती है, म्यूकस भी होती है। इसका क्या फंक्शन होता है, देखो म्यूकस क्या काम करता है कि अगर बाहर से, देखो आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस एंड ये 97 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, 97.8। अब बाहर गर्मी है, बाहर 45 डिग्री है। अब बाहर से वो अगर गर्म हवा गई तो आपके सेल्स को डैमेज कर सकती है। तो जैसे ही पास होगा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर के इस रास्ते में इसका टेम्परेचर मेंटेन कर देता है ये। ठीक है, तो एक तो ये काम कर देता है। दूसरा ये क्या करता है, म्यूकस में लाइसोजाइम होता है, नेजल हेयर्स होते हैं, तो ये क्या करता है, ये दोनों मिलकर के प्रिवेंट या स्टॉप्स कह सकते हो डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, प्लस बैक्टीरियाज को किल भी करता है। तो ये काम बेसिकली इसका होता है। अब आपको पता है ये होती है हमारे पास फेरिंक्स, और ये वाला आगे की तरफ जो पाइप होता है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, पीछे की तरफ क्या होता है, फूड पाइप, ओइसोफेगस, ये हमने पहले पढ़ लिया है तो हम इसको यहां पर अभी नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ बात करेंगे इसकी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया की, ठीक है। अब आप खाना यहां से खाते हो और यहां जाता है फूड पाइप में, ये यहां ना जाए इसलिए इसको बचाने के लिए यहां पर एक कवर होता है, ढक्कन टाइप होता है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, और इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। तो ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस होता है, ठीक है। और यहां पर आपके पास अगर आप एक्सहेलेशन कर देते हो तो आपकी ट्रेकिया में ऑक्सीजन नहीं बचती उतनी, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पिचक सकती है, इसलिए इसको कोलैप्स से बचाने के लिए यहां पर इस शेप में ये इस तरह से रिंग होती है कार्टिलेज की, और ये ऐसे करके ऐसे यहां से लेकर यहां तक पूरे में होती है। तो इनको हम बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या काम करती है, प्रिवेंट ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है। ओके, यहीं पर आपके पास साउंड एपरेटस होता है, वॉइस बॉक्स जिसको आप बोलते हो, और इस वॉइस बॉक्स का नाम बायोलॉजी में बोलते हैं लैरिंक्स, ठीक है। यहीं से जब आप कुछ बोलते हो तो यहां से जो एयर बाहर की तरफ जाती है ये यहां पर जाकर के इसकी मेम्ब्रेन्स को वाइब्रेट करती है, जिससे वो वाइब्रेशन एयर के साथ साथ बाहर आते हैं और जीभ पर आते हैं, फिर जीभ उनको शब्दों में कन्वर्ट करती है। तो शब्द यहां से निकलते हैं बट वाइब्रेशन यहीं से जनरेट होते हैं, ठीक है। ये आपके पास ट्रेकिया आगे जाकर के दो पार्ट में बढ़ जाती है, और लेफ्ट की तरफ 3 चैम्बर का लंग होता है, राइट की तरफ 2 चैम्बर्ड लंग होता है, ठीक है। तो ये 2 लंग्स हो गए आपके पास, और ये हो गया हमारे पास ब्रोंकस, और आपके कार्टिलेजियस रिंग्स यहां तक होते हैं, ठीक है, ओके, ताकि पिचके ना। अब यहां पर जाकर के ये 3 पार्ट में बटेगी, हर एक में एक एक जाएगी इस तरह से, फिर आगे जाकर के ये बहुत पतली पतली छोटी ब्रांचेस बनाना शुरू कर देती है। तो इस तरह से ये पूरे लंग्स को कवर कर देगी। इस तरह से, और इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आगे तक होती हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स।
ठीक है, और इनके एंड पर बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, दोनों में होता है। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अच्छा, बलून लाइक का क्या मतलब है? आप बलून कैसा होता है, छोटा सा होता है, उसमें आप एयर भरो तो फैल जाता है, ऐसे ही होती है ब्रोंकियाइज। ये वैसे बहुत छोटी छोटी होती है, जैसे आप इनहेल करते हो तो सारी ऑक्सीजन इसमें फैल जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आप इसमें स्टोर कर सकते हो। तो कहते हैं कि एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है, तो हम क्या लिखते हैं कि इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो ये दोनों में होती है। जैसे ये है, यहां भी ये दो पार्ट में बढ़ जाएगी क्योंकि दो ही लंग्स हैं हमारे पास, मतलब दो चैम्बर हैं, और फिर आगे जाकर के कई सारे फर्दर ब्रोंकियोल्स में बढ़ती जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये है हमारे पास, और यहां पर हमारे पास होता है डायफ्राम, इस तरह से इसको दबा के रखता है, इस शेप में होता है, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, और इसी के ऊपर आपका मीडियास्टाइनम होता है, यानी कि ये रिब्स होती है ऊपर की तरफ, वो मैं बाद में बनाऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब समझिए, जब आप एयर अंदर लेते हो तो ये होता है, इस केस में क्या होता है, एयर अंदर लेते हो तो सबसे पहले डायफ्राम जो होता है ये यूं होकर के फ्लैट हो जाता है, यानी कि ये डायफ्राम यहां से यहां पे ऐसा जो था वो ऐसे कम हो जाएगा, तो इसने जगह दे दी आपको, प्लस रिब्स बाहर की तरफ आती है, जिससे चेस्ट के अंदर की कैविटी की जगह भर जाती, बड़ी हो जाती है, फैल जाता है चेस्ट, और फिर जैसे एयर अंदर जाएगी तो एल्वियोलाई फैलती हैं और लंग्स भी फैलते हैं, तो जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर ले सकते हो। यही हमारे पास बेनिफिट है लंग्स होने का। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जिनके पास लंग्स है उनके पास ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं। जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मछली है, तो इनमें क्या होती है, क्लोम्स होती है ना, तो वैसे मछली बनती नहीं इतनी आसानी से, मेरे से पता नहीं क्या है, तो यहां पर क्लोम्स होते हैं, गिल्स जिसको आप बोलते हो। तो जब पानी गिल्स से जाता है तो ये इससे ऑक्सीजन निकाल लेती है, तो पानी में ये डिसॉल्व ऑक्सीजन लेती है और ये कम होती है, जितनी मछली को चाहिए उतनी उससे कम होती है, इसलिए मछली जल्दी जल्दी सांस लेती है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा फायदा इसमें होता है। तो ये मैंने बता दिया कि एयर अंदर कैसे आती है, बाहर कैसे जाती है। अच्छा, अब एक चीज और समझ लीजिए, आप एक बार में 500 ml अंदर लेते हो एयर, उसमें से 150 ml तो यहीं पर बची रहती है और 350 ml यहां तक चली जाती है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। 500 ml जो लेते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, बट छोड़ो सब, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। 350 ml गई, अब यहां पर जब एयर आ गई तो यहीं से आपके पास एल्वियोलाई का कनेक्शन ब्लड से होता है, तो यहां से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और फिर ये इसको आगे तक सेल की तरफ ले जाता है। और फिर ये कैसे आता है वो हम आगे बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजन आती है और जब वापस में आता हुआ ब्लड इसको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो नॉर्मल इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। अब आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा फोर्सफुल एक्सहेलेशन कीजिए, जैसे कि हमने लिया और निकालिए और निकालिए और निकालिए ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, और निकालिए। पूरी ताकत लगा करके आपने जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर थी, जितनी एयर आपके अंदर थी, वो आपने निकाल दी। अभी भी लंग्स के अंदर कुछ एयर बची रहती है, इस एयर को हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये आप बाहर नहीं निकाल सकते। मतलब इवन फोर्सफुल एक्सहेलेशन देयर इज सम अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स, दैट अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। ये 1200 ml के आसपास होता है। तो नॉर्मल इनहेलेशन 500 आया, 500 गया, फिर आया, लेकिन जो एक्सहेलेशन फोर्सफुल कर दिया उसके बावजूद आप उसको नहीं निकाल पाए, वो है आपके पास रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन। आपको जो नोट्स भेजे हैं, आपको नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, जो कोई क्वेश्चन मेरा अनटच नहीं कर पाया मैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ठीक है, इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए टेक केयर और क्वेश्चन करते रहिए, पूछते रहोगे तो पता रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप शांति से बैठे हैं सिर्फ वीडियो देख करके बैठ गए तो 10th खराब हो जाएगी फिर।